गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद और यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए इसके पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में पढ़ा। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होता है, उसके स्टेप्स के बारे में जाना है। अब हम लोग उसी के आगे के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे एडीडीआई मॉडल। कौन सा? ए डी डी आई ई। ठीक, एडीडीआई ये एक मॉडल है। इस मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, क्योंकि अब एनटीए जो एग्जाम ले रही है, एनटीए जो एग्जाम ले रहा है, उसमें इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से पूछ रहा है। इसलिए हर एक टॉपिक को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो एडीडीआई मॉडल का विकास कहाँ हुआ था। तो एडीडीआई मॉडल का विकास जो है 1975 ईस्वी में, लिखिएगा मेरे साथ, 1975 ईस्वी में फ्लोरिडा, ठीक, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ है आपका। लिखिएगा, फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका जो है विकास हुआ है। ठीक है, डाल सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, इसका विकास कहाँ पर हुआ? तो इसका विकास सन 1975 ईस्वी में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था। कहते हैं इट इज एन अप्रोच यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स एंड कंटेंट डेवलपर्स टू क्रिएट इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल। मतलब क्या है इसमें? कहते हैं कि यह अनुदेशनात्मक पाठ्यक्रम सामग्री बनाने के लिए, ठीक है, अनुदेशनात्मक पाठ्यक्रम सामग्री बनाने के लिए अनुदेशनात्मक डिजाइनरों और सामग्री डेवलपर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपागम दृष्टिकोण है ये। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत? हम लोग क्या क्या देखते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रिएट करेंगे इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल। क्या है? इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल है आपका। इंस्ट्रक्शनल कोर्स, इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल। ठीक, इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल यहाँ पर क्या बनाते हैं? उससे संबंधित चीजों को बनाया जाता है। मतलब अनुदेशनात्मक डिजाइनरों को यहाँ पे जो है अनुदेशनात्मक पाठ्यक्रम सामग्री बनाने के लिए करते हैं। क्या? अनुदेशनात्मक अनुदेशात्मक पाठ्यक्रम सामग्री, ठीक है, बनाने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है? इसका उपयोग जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और कंटेंट डेवलपर्स करते हैं। इसका उपयोग कौन करते हैं? यूज कौन करता है? यूज, देखिए यूज कौन करता है? यूज को भी हम लोग नोट डाउन करेंगे कि इसका उपयोग कौन बनाने में काम करता है। इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स एंड कंटेंट डेवलपर्स। कंटेंट डेवलपर, तो ये लोग जो है इस मॉडल का प्रयोग करके क्या करते हैं? अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका विकास जो 1975 ईस्वी में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ है। फिर इसके बाद इसमें क्या कहता है? ये जो कहता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों?
फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसका इसका प्रयोग, इसको जो है बनता कैसे, इसमें क्या बनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें अनुदेशात्मक पाठ्यक्रम सामग्री, मतलब इंस्ट्रक्शनल कोर्सेस मटेरियल को बनाया जाता है। कौन बनाता है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं यूज कौन करता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर होते हैं, कंटेंट डेवलपर जो होते हैं, जो सामग्री का निर्माण करते हैं, मतलब अनुदेशात्मक डिजाइनर और सामग्री डेवलपर जो होते हैं, ये लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इतना क्लियर हो। अब इसके बाद आता है कि यह जो है प्रभावी प्रदर्शन उपकरण बनाने के लिए एक गतिशील लचीला दिशा निर्देश का प्रतिनिधित्व करता है, और यह समय और पैसा दोनों को बचाता है। कहते इट प्रेजेंट्स डायनेमिक फ्लेक्सिबल गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस टूल्स। इट सेव्स टाइम एंड मनी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कहता है, ये डायनेमिक है। कैसा है, ये एक तरीके का डायनेमिक है। डायनेमिक है, डायनेमिक के बाद आपका फ्लेक्सिबल है, आपका फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल के बाद गाइडलाइन, या ये जो है क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। ठीक है, दिशा निर्देश, गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है, ये परफॉर्मेंस के लिए करता है। तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब गतिशील होता है, और फ्लेक्सिबल में लचीलापन भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। आई होप। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए क्या है आपका। अब इसके अगर हम बात करेंगे इसके स्टेप्स की, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें आपके टोटल ये आपके होते हैं ए डी डी आई और ई। ठीक है ना, ये होता है। सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है, एनालाइज आपका होता है। ठीक, एनालाइज होता है। दूसरा जो होता है डी का मतलब डिजाइन होता है, डिजाइन होता है। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा आपका होता है डेवलप, डेवलप होता है। फिर चौथा आई आपका क्या होता है, आई आपका इम्प्लीमेंट होता है, आपका इम्प्लीमेंट होता है। और ई आपका क्या है, ई आपका क्या है, आपका इवेलुएट। ठीक, मतलब सबसे पहले विश्लेषण है आपका, सबसे पहले विश्लेषण है आपका। ठीक, विश्लेषण और डिजाइन, डिजाइन का मतलब प्रारूप बनाना। ठीक, डेवलपमेंट विकास। फिर इम्प्लीमेंट में क्रियान्वयन, लागू करना, कार्यान्वयन। ठीक, इसी को लागू करना बोलते हैं, लागू करना होता है। और इवेलुएट में मूल्यांकन। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसमें इसको आप लोगों ने इसको आप लोग लिख लेंगे। इसको आप एक तरीके से ऐसे ही बता सकते हैं कि ई आपका बीच में होता है। ठीक है, ई आपका बीच में होता है, ये और ये आपके पूरे ये गोले बने होते हैं। सबसे पहले ये एक आपका एनालिसिस होता है, दूसरे में आपका डिजाइन होता है, फिर तीसरे में आपका क्या होता है, तीसरे में आपका डेवलपमेंट होता है, फिर चौथे में आपका क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, इम्प्लीमेंट। इन सबके कामों को क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, इन सबके कामों को इवेलुएट किया जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीजों को समझना है कि अब इसके अंदर की बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक पॉइंट को लेकर। ठीक है ना, कि आपका विश्लेषण में क्या होता है, आपका डिजाइन में क्या होता है, डेवलप में क्या होता है, इम्प्लीमेंट में क्या है, और मूल्यांकन में क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलिए इसको साफ करते फिर आगे चलते हैं लोग। ठीक,
चलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, सबसे पहले चरण की। फर्स्ट स्टेप क्या है? एनालिसिस फेज है आपका, नंबर 1। ठीक, एनालाइज है आपका, ये एनालिसिस या एनालाइज हम लोग बोल सकते हैं, फेज है आपका। ठीक, विश्लेषण चरण को अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि विश्लेषण चरण क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले कहता है कि विश्लेषण चरण में, एनालिसिस फेज में अनुदेशात्मक समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है। मतलब कहते हैं इन द एनालिसिस फेज इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम इज क्लियरफाइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम को क्लियरफाई करते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, ठीक, इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम इज क्लियरफाइड, इज क्लियर, इज क्लियरफाइड, क्लियरफाइड करते हैं तो मतलब अनुदेशात्मक लिखेंगे, अनुदेशात्मक, ठीक, अनुदेशात्मक समस्या को, समस्या को स्पष्ट करना। ठीक, स्पष्ट करना सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको यही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या स्पष्ट करते हैं इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि एनटीए वाले पूछते हैं कि एनालिसिस फेज में क्या आता है। आपको आप बताएंगे इसमें क्लियरफाई क्या करते हैं, प्रॉब्लम को, इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कहता है जो अनुदेशात्मक लक्ष्य और उद्देश्यों को स्थापित किया जाता है और सीखने के माहौल और शिक्षार्थी के मौजूदा ज्ञान के कौशलों की पहचान करी जाती है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लर्नर्स हमारे सामने है, उस लर्नर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग को करना कहता है। कहता है कि द इंस्ट्रक्शनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड and the learning environment and learners existing knowledge and skill are identified। यहाँ नॉलेज एंड स्किल को आइडेंटिफाई किया जाता है किसके, लर्नर्स के। देखिएगा दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं लर्नर्स, ठीक, लर्नर्स के चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज और स्किल को क्या करते हैं, नॉलेज और स्किल को आइडेंटिफाई करते हैं। लर्नर्स के नॉलेज आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड हम लोग करते हैं। आइडेंटिफाइड क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाइड में हम लोग क्या निकालते हैं, उसके नॉलेज और स्किल को, नॉलेज एंड स्किल को, ठीक है, मतलब शिक्षार्थी, ठीक, शिक्षार्थी की पहचान करते हैं हम। पहचान क्या करेंगे, उसके अंदर क्या चीज, ज्ञान को, ज्ञान और कौशल। जब कभी हम कंटेंट से संबंधित मटेरियल जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो बनाने जाएंगे, उससे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हम लोग जो है अनुदेशात्मक समस्या को स्पष्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसके क्या एम्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको हम बनाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, जिस स्टूडेंट के लिए हम काम करने जा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि उसके हम ज्ञान को जाने और उसके अंदर क्या क्या कौशल है इसको जाने, तभी हम उसको बना पाएंगे। फिर कहता है कि कुछ प्रश्न ऐसे दिए, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो विश्लेषण चरण के दौरान संबंधित होते हैं, या उसमें जो है क्वेश्चन पूछे। जब कभी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाते आपका एडीडीआई मॉडल के आधार पे कोई कंटेंट डेवलप करते हैं, कोई भी टॉपिक क्लियर बनाते हैं, उसमें क्या कहता है कि कुछ some question कहता है कि some of the questions that are addressing during the analysis phase। analysis phase में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बनाए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न क्या कौन कौन से बनाए जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि दर्शक और उनकी विशेषताएं कौन कौन है, मतलब कि who is the audience and their characteristics। जो भी दर्शक बैठे हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं, उनके अंदर वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं।
फिर दूसरे नंबर हम कह सकते हैं उनके बिहेवियर आउटकम्स को हम जानेंगे कि नए व्यवहार परिणाम की पहचान करेंगे कि वो कोई भी चीज उनके सामने रखते हैं तो उस चीज को वो कितने आसानी से कितनी जल्दी से सीखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर क्या होता है, सीखने में जो बाधाएं होती है उनकी पहचान करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या सीखने में जो बाधाएं होती हैं उनको हम पहचान करते हैं। फिर देखते हैं ऑनलाइन शैक्षणिक उसके विचार क्या है कि व्हाट आर द ऑनलाइन पेडागोजिकल कंसीडरेशन। ठीक है, कि ऑनलाइन शैक्षणिक विचार के बारे में उसके क्या विचार, मतलब क्या वो सोचता है कि ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो कुल मिला के इसमें ये चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ठीक, चलिए अब आगे चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं आगे के स्टेप में। अब हम लोग सेकंड स्टेप की बात करेंगे, सेकंड फेज की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड फेज में आप देखते हैं क्या आता है हम लोग का। ठीक, इसको साफ कर देते हैं, फिर सेकंड फेज देख लेते हैं, या इसी में लिख देते हैं सेकंड फेज, या साफ कर। अब हम लोग सेकंड फेज की बात करेंगे। ठीक, सेकंड फेज आपका क्या है, डिजाइन है आपका। ठीक है, आपका क्या है, डिजाइन। नंबर 2 पे डिजाइन फेज। ठीक, जिसको प्रारूप चरण बोलते हैं, प्रारूप चरण होता है आपका, डिजाइन फेज होता है। ठीक, डिजाइन फेज में क्या होता है, इसमें आप जानेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे यह डिजाइन चरण जो है सीखने के उद्देश्यों, मूल्यांकन, उपकरणों, अभ्यास सामग्री, विषय वस्तु विश्लेषण, पाठ योजना और मीडिया चयन से संबंधित है। मतलब कि यहाँ पे डिजाइन के प्रारूप का मतलब होता है, डिजाइन में इस तमाम जितनी भी आप जो भी चीजें कंटेंट करने बनाने जा रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी चीज होती है सब आती हैं किसके, लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे क्या आता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है। आप लिखेंगे सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद आपका क्या आता है, आपका आता है आपका, ठीक है, आपके क्या सीखने के उद्देश्य आते हैं। फिर मूल्यांकन आता है, मूल्यांकन आता है, फिर उपकरण आते हैं, फिर असेसमेंट आपका आएगा। असेसमेंट टूल आप कौन से यूज करेंगे, असेसमेंट फिर आप इसमें आएगा एक्सरसाइज आएगी आपकी, एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज के साथ साथ और क्या आएगा, कंटेंट आएंगे, कंटेंट आएंगे, कंटेंट के साथ आपका सब्जेक्ट मैटर आएगा, आपका सब्जेक्ट मैटर। ठीक, सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे आपके। फिर आपका क्या आएगा, तो सब्जेक्ट मैटर आएगा आपका। फिर लेसन प्लानिंग आएगी आपकी, ठीक, लेसन प्लानिंग मतलब यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा, सीखने के उद्देश्य आएंगे, सीखने के उद्देश्य आएंगे यहाँ पर। फिर आपका असेसमेंट में मूल्यांकन आएगा, मूल्यांकन आएगा, मूल्यांकन के बाद आपका एक्सरसाइज में अभ्यास आएंगे, अभ्यास आएगा, अभ्यास के बाद कंटेंट, कंटेंट में सामग्री, कंटेंट आपका कंटेंट में सामग्री आएगी। ठीक, सामग्री आएगी। फिर इसके बाद विषय वस्तु आएगा आपका, विषय वस्तु इसके अंदर आते हैं। लेसन प्लानिंग का मतलब पाठ योजना आएगी, पाठ योजना आएगी। तो कुल मिला के जो भी कंटेंट को आपको तैयार करने में जितनी चीजों का आप प्रयोग करेंगे ये सब होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहते हैं कि द डिजाइन फेज शुड बी सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक। ये सिस्टमैटिक वे से इसको डिजाइन किया था, मतलब सिस्टमैटिक वे से ये होता है, और इसमें स्पेसिफिक मतलब बहुत
मुख्य चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा, ये क्या है आपका, दो तरीके हैं, एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक है और दूसरा स्पेसिफिक है आपका। ठीक है, ये जो है इन दोनों के आधार पर होता है। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सिस्टमैटिक या व्यवस्थित का अर्थ होता है कि परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना या रणनीति बनाई जाती है, उस सेट की पहचान करना, उसका विकास करना, मूल्यांकन करना, तार्किक विचार, कुल मिला के सिस्टमैटिक वे से हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तब हमको जाके समझ में आएगा। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पे इतनी दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए, आई होप। फिर इसमें कहता है कि इसके जो है, इसमें जो है उपयोग किए जाने वाले जो स्टेप्स होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो स्टेप होते हैं, इसमें डिजाइन में सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले होता है कि परियोजना की निर्देशात्मक दृश्य और तकनीकी डिजाइनों की रणनीति का प्रलेखन करना। मतलब कहते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इंस्ट्रक्शनल विजुअल एंड टेक्निकल डिजाइन स्ट्रेटजी। मतलब कुल मिला के स्ट्रेटजी यहाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजी। ठीक, यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने के बाद दूसरे पॉइंट में होता है कि अप्लाई इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड बिहेवियरल आउटकम बाय डोमेन। अब डोमेन में क्या हुआ, अब यहाँ पर दूसरे में क्या होता है, कहता है कि इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचिकित्सा, जो आपका साइकोमोटर गतिक मोटर जो होता है, द्वारा इच्छित व्यवहार परिणामों के अनुसार अनुदेशात्मक, मतलब कि जो लागू करना है, क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करते समय 3 पॉइंट को याद रखना है। सबसे 3 पॉइंट कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पर कॉग्निटिव होगा, दूसरे पे कॉग्निटिव के बाद अफेक्टिव होगा आपका, फिर साइकोमोटर। कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक, अफेक्टिव में भावात्मक, और ये साइकोमोटर। ठीक है, गत्यात्मक होता है आपका। क्या होता है, गत्यात्मक। ठीक, गत्यात्मक रूप से। तो यहाँ पर जब कभी हम यहाँ पर कहते हैं, पहले इसके जो है स्टेप क्या होते हैं, पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट में हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव लेवल का है, कि इफेक्टिव लेवल का है, कि साइकोमोटर लेवल का है। उसके लेवल को, स्टूडेंट के लेवल को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। फिर तीसरे पर क्रिएट स्टोरी बोर्ड हम करेंगे। नंबर 3 पे क्या आएगा, क्रिएट स्टोरी बोर्ड आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे स्टोरी बोर्ड 3 नंबर पे आता है। फिर चौथे नंबर पे कहता है कि उपयोगकर्ता जो है इंटरफेस, उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइन करेगा, मतलब कि डिजाइन द यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब इंटरफेस एंड एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आपको निकल कर आएगा। क्या आएगा आपका, इंटरफेस एंड इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। इंटरफेस एंड एक्सपीरियंसेस आपका यहाँ पर आपका आएगा। इंटरफेस एंड एक्सपीरियंसेस आपका आता है यहाँ पर। फिर आपका प्रोटोटाइप क्रिएट आता है लास्ट में, नंबर 5 पे आपका क्या था, प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप क्रिएशन। प्रोटोटाइप क्रिएशन होता है कि प्रोटोटाइप का यहाँ पर निर्माण करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ही आपका होता है कि यहाँ पर जो हम लोग डिजाइन फेज पढ़ रहे हैं,
प्रारूप जो है चरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, हम लोग असेसमेंट को देखते हैं, एक्सरसाइजेस को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं, लेसन प्लानिंग को देखते हैं, तमाम इतनी चीजें आती हैं। लेकिन ये जो होता है इसमें सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक होता है, और इसके अगर जब कभी हम इसको बनाते हैं तो इसके डिजाइन के स्टेप जो होते हैं, डिजाइन फेज के स्टेप, यहाँ पे लिखेंगे डिजाइन फेज के स्टेप, स्टेप ऑफ डिजाइन फेज। ठीक, ये स्टेप ऑफ डिजाइन फेज है आपका, जिसमें हम लोग एग्जाम में पूछता है कि डिजाइन फेज के स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर स्टेप आपको लगाने होंगे। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर स्टोरी बोर्ड को हम स्टोरी बोर्ड को सेट करेंगे। स्टोरी बोर्ड को सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंटरफेस एंड एक्सपीरियंसेस देखेंगे। स्टोरी बोर्ड को हमने लागू किया, फिर उससे क्या हमें अनुभव मिलता है। फिर आपका प्रोटोटाइप क्रिएशन, यहाँ पर मटेरियल से संबंधित जो होता है उन सभी मटेरियल्स को यहाँ पे हम लोग लागू कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका होता है किसी भी ऑनलाइन जो हम लोग स्टूडेंट के लिए जो क्रिएट करते हैं मटेरियल से संबंधित, उसको पढ़ाने के लिए कि पिक्टोरियल फॉर्म का हम यूज करते हैं, और हम लोग कोई मूवीज के थ्रू बताते हैं, कोई स्टोरी के थ्रू बताते हैं। तो ये सब चीजों का काम यहाँ पर हम लोग करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। हम लोग ने ए पढ़ लिया है, एनालाइज पढ़ लिया है, डिजाइन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते डेवलप के बारे में चलते। ठीक, चलिए। हेलो सर, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ले। सर ये अभी फर्स्ट ही है। नहीं, इससे अभी वो काफी हो गया ये। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरा जो है आपका, हम लोगों ने इसको कर लिया है, इसको कर लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जो है डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड क्या है? डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज की बात करेंगे। डेवलपमेंट फेज क्या होता है? ठीक, विकासात्मक चरण क्या होता है? ठीक, विकासात्मक चरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विकासात्मक चरण में क्या होता है? सबसे पहले एनालाइज में हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है। फिर इसमें हम लोग चेक करते हैं कि लर्नर्स के अंदर क्या एबिलिटी है, उसके अंदर स्किल्स के हम लोग चेक करते हैं, उसके अंदर स्किल कितनी है, उसके अंदर नॉलेज कितना है। उसी के आधार पर हम लोग आगे की डिजाइन करते हैं। दूसरे पे डिजाइन आता है। डिजाइन में हम लोग जो हम उसके नॉलेज है, उसके स्किल को जान चुके हैं, तब दूसरे में हम लोग पूरा उसका जो है डिजाइन प्रारूप तैयार करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसके अंतर्गत करनी है। अब तीसरे में आता है, जब प्रारूप बना दिया तो आता है डेवलप, कि डेवलपमेंट करना है। जो भी मटेरियल है उसको कैसे हम पीपीटी या कोई भी माध्यम से हम उसको बच्चे के लिए सेट करें, ताकि उसको हम सिखा सके। कहता है कि द डेवलपमेंट फेज इज वेयर द डेवलपर्स create and assemble the content assets that were create in the design phase। कहते हैं विकासात्मक चरण जो होता है वह एक ऐसी जगह है जहां पर डेवलपर्स डिजाइन चरण में बनाई गई सामग्री परिसंपत्तियों को बनाते हैं और इकट्ठा करते हैं। मतलब कि यहाँ पर डिजाइन में, यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन में, ये डिजाइन के आधार पर, डिजाइन में जो कंटेंट, डिजाइन में जो कंटेंट, ठीक है, डिजाइन में जो कंटेंट जो होते हैं, कंटेंट को लेकर, ठीक है, कंटेंट को लेकर क्या होते हैं, उसका निर्माण कर, कंटेंट को लेकर
ठीक है, कंटेंट को लेकर आपका निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। तो निर्माण क्या करते हैं, वहां पर जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि डिजाइन में जितनी जितनी चीजें उसमें कही गई थी उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लेके यहाँ पे काम करने की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोग्रामर इसको बनाने के लिए ये जो है प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स वर्क टू डेवलप एंड इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी। इसमें कहते हैं जो प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर जो होते हैं प्रौद्योगिकी को विकसित करने और एकीकृत करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे इसको कौन बनाता है, इसको प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं। ठीक, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स से जो क्या करते हैं यहाँ पे डेवलप करते हैं एंड डेवलप करने के बाद इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज करते हैं। इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज, ठीक, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज करते हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कहते हैं विकास करते हैं और एकीकृत करते हैं जो तकनीकी थी, तकनीकी को एकीकृत करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो आपका मटेरियल है, मटेरियल को अब प्रोग्राम में ये कन्वर्ट करते हैं ना, एकीकृत प्रोग्राम। और प्रोग्राम जो होता है, जो भी चीजें पढ़ानी है स्टूडेंट को, कि हम उसको जो है पिक्टोरियल, जो आपने देखा होगा कि जो आपका लर्निंग वाले जो आजकल चल रहे हैं ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए आप देखते हैं छोटा छोटा प्रोग्राम तैयार किया जाता है, तो उनको अल्फाबेट किस तरीके से सिखाया जाए, तो ये सब चीजों का प्रयोग जो है यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कहते हैं इसमें टेस्टेड परफॉर्म, कहते हैं यहाँ पे टेस्टर्स परफॉर्म डबिंग प्रोसीजर्स, यहाँ पे परीक्षक जो है डबिंग प्रक्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी डेवलप किया जाता है यहाँ पे टेस्टर्स होते हैं, टेस्टर्स, ठीक है, टेस्टर्स परफॉर्म, ठीक, टेस्टर्स परफॉर्म डबिंग, टेस्टर्स परफॉर्म डबिंग प्रोसीजर, ये प्रोसीजर्स, ठीक, प्रोसीजर्स होता है। यहाँ पर क्या है, अब इस बात को आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया गया है उस प्रोग्राम को पहले डबिंग करें। डबिंग का मतलब किसी की आवाज में उसको, जैसे पिक्चर चल रही है, पिक्चर चलने के साथ साथ उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज देनी है, तो यहाँ पे टेस्टर परफॉर्म डबिंग परफॉर्मेंस आपका प्रोसीजर यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक, डेवलप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा भीम जो कार्टून आते हैं, ये सब चीजें आते हैं, तो ये सब में ऐसे क्या होता है, पहले पूरी पिक्चर बना ली जाती है, फिर उसमें बैक पे म्यूजिक दिया जाता है, तो इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर कहते हैं कि परियोजना की समीक्षा की जाती है और दी गई किसी भी प्रतिक्रिया के अनुसार संशोधन किया जाता है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि द प्रोजेक्ट इज रिव्यूड एंड रिवाइज अकॉर्डिंग टू फीडबैक गिवन, तो यहाँ पे फीडबैक मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं फीडबैक हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे फीडबैक मिलता है आपका। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे कितनी चीजें पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, बताइए क्लियर है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे ADDI मॉडल। ADDI मॉडल में हम लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, एनालाइज किया है, फिर डिजाइन किया है, डेवलप किया है। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कार्यान्वयन के बारे में जब पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका इस मॉडल में क्या होता है कि यह मॉडल जो है, जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन में क्या होता है, इसको लागू किया जाता है कि कहते हैं कि ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज अ प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेटर एंड द लर्नर्स इन डेवलप्ड। ये कहते हैं कि कार्यान्वयन चरण के दौरान सुविधा प्रदाताओं और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक
प्रक्रिया विकसित की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोसीजर होता है, क्या आपका प्रोसीजर को लागू करते हैं हम लोग। ठीक, प्रोसीजर को यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। किसके लिए, जो आपको प्रोवाइड करता है उसके लिए। फिर कहते हैं कि द फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग शुड कवर द कोर्स करिकुलम। यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के साथ यहाँ पर कोर्स को कवर करने की बात करते हैं। कोर्स को कैसे कवर करेंगे, ठीक है, करिकुलम का कोर्स कवर करेंगे करिकुलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। जब करिकुलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम को भी देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लर्निंग आउटकम उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक, लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि लर्निंग आउटकम के साथ साथ जो मेथड ऑफ डिलीवरी है उस पर भी ध्यान देते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर को भी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट वे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इतने पॉइंट्स यहाँ पर है हम लोग। फिर इसके बाद क्या कहता है कि शिक्षार्थी की तैयारी में उन्हें नए उपकरण जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर देने के बाद कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द लर्नर। जब लर्नर कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्नर है, कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्नर ट्रेनिंग देम सेल्फ टूल। अब टूल कौन से करते हैं, टूल यूज करते हैं। इसमें टूल्स आपके जो यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का यूज करते हैं। ठीक, जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या दिखाता है, यह बच्चा जो है कैसे आपके साथ जुड़ेगा। जैसे आप ऑनलाइन जैसे क्लासेस आपने स्टार्ट करी या आपने कोई बच्चे के अकॉर्डिंग, आपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा जो आपने फ्रेम तैयार किया, पीपीटी तैयार किए, उसमें डायलॉग डाला, उसमें आपने बैकग्राउंड म्यूजिक डाला, तमाम चीजें जब आप उसमें डालते हैं तो बच्चा वो देखे कैसे। तो इसमें कहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करे। आपका क्या करेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा उस सॉफ्टवेयर में जाके, तब वो जाके पूरी क्लासेस को देख सकता है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ का इम्प्लीमेंट में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हम यूज करते हैं टूल्स के रूप में। किसके टूल्स के रूप में हम यूज करते हैं। यहाँ लर्निंग आउटकम को भी देखा जाता है। यहाँ पे कोर्स को कवर करने के लिए करिकुलम के अकॉर्डिंग प्रोसीजर को पूरे चीजें देखी जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो भी बुक्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जो सीडी रोम होता है आपका, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, यूज करके यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, ये हो जाता है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन फेज आता है आपका। इवैल्यूएशन फेज जिसको मूल्यांकन चरण कहते हैं, मूल्यांकन चरण। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से हम यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं। इसको इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने बोला कि हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में कौन से होगा, एक आपका फॉर्मेटिव होगा, एक फॉर्मेटिव होता है, दूसरा समेटिव होता है। ठीक, एक फॉर्मेटिव होता है, दूसरा समेटिव होता है। फॉर्मेटिव हम लोग रचनात्मक बोलते हैं, रचनात्मक होता है। समेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, समेटिव को हम लोग बोलते हैं संकलनात्मक या योगात्मक। ठीक, योगात्मक मूल्यांकन होता है। अब इसको देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसको जो है हम हर एक स्टेप में लागू करते हैं। कौन सा, एनालिसिस एनालाइज में भी हम लागू करेंगे, डिजाइन में भी लागू करेंगे, डेवलप में भी लागू करके चेक करेंगे, इम्प्लीमेंट में भी चेक करेंगे, तमाम देंगे। लेकिन जो समेटिव होता है, समेटिव को सबसे लास्ट में करते हैं हम लोग। जैसे इसकी परिभाषा भी है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, कुछ समय पर जब हम किसी भी चीज का
जो है टेस्ट लेके उसका परीक्षण लेके देखते हैं कि वो कितना उसने सीखा। तो यह आपका क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है। समेटिव में क्या होता है कि पूरा का पूरा सीखने के बाद जो लास्ट में हम उसका टेस्ट लेते हैं, परीक्षण करते हैं, वो आपका समेटिव में आता है आपका। ठीक है, तो कहते हैं कि एडीडीआई का जो कहते हैं कि फॉर्मूले कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज प्रेजेंट इन द ईच स्टेट ऑफ द एडीडीआई प्रोसीजर प्रोसेस। कहते हैं एडीडीआई की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा आप लोग। फिर कहते हैं समेटिव, जहाँ पर समेटिव होता है, समेटिव इवैल्यूएशन का इसका प्रयोग जो है पूरा कंप्लीट होने पर तब हम इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतना डिस्कस किया। क्लियर है इतने पॉइंट। अब अगर हम इसको चाहें ये 5 के 5 को हमें वन लाइन में, एक एक लाइन में अगर हम बात करें तो कैसे इसको देख सकते हैं, चलिए उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले एनालाइज का, ठीक, सबसे पहले एनालाइज हम लोगों ने पढ़ा था। एनालाइज में क्या होता है, एनालाइज में हमने बताया था कि ये क्या होता है, रिव्यू लर्निंग, क्या होता है, रिव्यू लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होता है आपका। ठीक, क्या होता है, रिव्यू टेस्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेस्ट हो जाता है आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखते हैं सीखने के उद्देश्य। सबसे पहले क्या होता है, विश्लेषण है आपका, क्या है, ठीक। विश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण में कहता है कि सीखने के उद्देश्यों क्या होता है, करना होता है। ठीक है, संदर्भात्मक समीक्षा करना होता है आपका। फिर इसके बाद क्या आता है आपका नंबर 2 पर, नंबर 2 पे आपका क्या आता है, नंबर 2 पे आपका डिजाइन आता है आपका, डिजायर आउटकम। ठीक है, द डिजायर आउटकम्स होता है आपका, आउटकम्स हो जाएगा आपका। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे डिजाइन को हम बोलते हैं प्रारूप। ठीक है, प्रारूप सामग्री का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पॉइंट पे क्या आता है, तीसरे नंबर पॉइंट पे आपका आता है डेवलप, क्या एक्टिविटीज होता है आपका। ठीक है ना, मेथड्स एंड एक्टिविटीज होता है। मतलब कि इसमें क्या कहता है, कहता है कि प्रभावी तरीकों और गतिविधियों का डेवलपमेंट, विकास, पाठ्यक्रम विकसित करना होता है। ठीक है, ये होता है। फिर नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 4 पे क्या आता है आपका, इम्प्लीमेंट आता है नंबर 4 पे। ठीक, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट में क्या होता है, कहता है मैनेज द कंडक्ट ऑफ कोर्स, लिखेंगे ऑप्टिमल लर्निंग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये आपको कहता है कार्यान्वयन करना या लागू करना, प्रदान करना, माहौल प्रदान करना होता है आपका। क्लियर इतने पॉइंट यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एक है आपका जो 5 नंबर पर, 5 नंबर में आपका क्या आता है, 5 नंबर में जो आपका आता है, आपका आता है इवेलुएट। इवेलुएट, इवेलुएट में क्या होता है, एसेस इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट, एसेस, ठीक है, एसेस इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की बात करता है। मतलब कि यहाँ पे मूल्यांकन होगा, क्या होगा, क्या होगा, मूल्यांकन, मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में कहता है कि प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करना, प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करना। ठीक, तो यहाँ पर ये इतनी चीजें हैं आपकी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है आपका,
हम लोगों ने सबसे पहले एनालाइज लिखा है। एनालाइज में क्या होता है, सीखने के उद्देश्य और संगठनात्मक संदर्भ की समीक्षा करना होता है। तो जितना हमने पढ़ाया था उसका आप एक छोटे रूप में, आपको मान लो एग्जाम में मैचिंग के लिए आता है, ये मैचिंग में भी बहुत काम देगा आपको। इसमें कहता है सीखने के उद्देश्यों और संगठनात्मक संदर्भ की समीक्षा करना। अब यहाँ पे उद्देश्य जो आएगा वो एनालाइज में ही आएगा। आपको ये फाइंड आउट करना है आपको कि ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेंट की अगर बात आएगी तो वो एनालाइज में जाएगा आपका। फिर डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन कहता है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रारूप सामग्री, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है डिजाइन कंटेंट टू अचीव द डिजायर आउटकम। डिजायर आउटकम की बात आएगी, कंटेंट अचीवमेंट की बात आएगी, तो ये आपका किसमें जाएगा, डिजाइन में जाएगा। फिर आप करते हैं डेवलपमेंट की बात। तो डेवलप कहता है कि विकास किसका करना है, कह रहा प्रभावी तरीकों और गतिविधियों, मतलब कह रहा है कि मेथड्स एंड एक्टिविटीज का हम जो प्रयोग करेंगे, मेथड्स एंड एक्टिविटीज का प्रयोग हम डेवलप में करेंगे। फिर कहता है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, मैनेज द कंडक्ट ऑफ कोर्स। कोर्स को कैसे संचालित करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका इम्प्लीमेंट में जो भी चीजें यहाँ तक जो है आपकी डिजाइन में आपकी पूरी चीजें कैसे, कौन सी चीज आनी, सबका खाका तैयार कर लिया। फिर उसको डेवलपमेंट बना लिया, बनाने के बाद लागू करना है तो कंडक्ट ऑफ कोर्स की बात करते हैं। फिर कहता है मतलब कहता है कि पाठ्यक्रम के संचालन का प्रबंधन करना होता है। फिर कहता है जिसमें सर्वोत्तम सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण मतलब इन्वायरमेंट जो है, लर्निंग इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करने का काम करेंगे वो इम्प्लीमेंट में आपका आएगा, ठीक है ना। फिर आपका इवेलुएट आता है। इवेलुएट में हम उसकी प्रभावशीलता के बारे में जांचते हैं, परखते हैं कि उसका प्रभाव क्या है आपका, ठीक है, उसका प्रभाव क्या है आपका। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ADDIE मॉडल, जो कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मॉडल होता है, जो कि बच्चों को जब हम पढ़ाने जाते हैं या किसी भी क्लास में जाते हैं उससे पहले हमने क्या क्या तैयारी करनी होती है, तो ये इसी के बारे में पूरी की पूरी हमने आपसे डिस्कस किया। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एश्योर मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।